नमस्कार, आप देख रहे हैं वाईएस न्यूज और आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम संवाद में। जैसा कि आपको पता है कि हम संवाद कार्यक्रम के माध्यम से राजनीतिक, सामाजिक, शिक्षा, चिकित्सा आदि क्षेत्रों से जुड़ी हस्तियों से करते हैं संवाद और पूछते हैं जनता के सवाल जनता के लिए। तो आज ऐसी ही हस्ती चिकित्सा क्षेत्र से हमारे साथ है। हमारे साथ आज हैं वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर जितेंद्र कुमार सरोज, एमबीबीएस एमएस। अगर हम सर के बारे में बात करें तो पहले हम बातचीत कर लेते हैं सर के कैरियर के बारे में। तो सर किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज से इन्होंने अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी की, उसके बाद में एमएस किया सर ने। बात करें हम सर केजीएमयू के आरडीए के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। उसके साथ साथ में बात करें तो अमेरिकन कॉलेज ऑफ सर्जन से सर को फेलोशिप की उपाधि प्राप्त की है, जो एक बड़ी उपलब्धि है। मुरादाबाद में दूसरा नंबर सर का आता है। ऐसी हस्ती हमारे साथ हैं आज। और बात करें हम तो सर डॉक्टर ऑफ साइंस से भी नवाजे जा चुके हैं। बात करें सर की तो सर चिकित्सा के साथ साथ में समाज सेवा में भी अग्रणी हैं और इनके द्वारा भारत शिव सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक शोध संस्थान के सर कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक मुद्दों पर अपनी बात स्पष्टता प्रमुखता से रखते हैं। इसके साथ साथ में सर के कई सारे रिसर्च पेपर हैं जो पब्लिश हैं। साथ ही सर्जरी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए सर को FAIS भारत के सर्जनों की एक जो संस्था उसके सर मेंबर भी हैं। पिछले 8 वर्षों से अपनी लगातार सेवाएं जनता को प्रदान कर रहे हैं। और भारत में इस समय अगर हम बात करें खास तौर से तो सर बेल्लारी में इस समय आयुष्मान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सर अपनी सेवाएं हैं दे रहे हैं। तो ऐसी हस्ती आज हमारे साथ है। हमारे साथ हैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार सरोज जी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, बिलारी बहुत बड़ी जगह नहीं है, लेकिन आप इस छोटी सी जगह में जो कार्य कर रहे हैं बड़ा अच्छा लगा आप आए, उसके लिए धन्यवाद। आपकी इस जो वाईएस न्यूज चैनल है, पहली बात तो ये मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आप ये जो काम कर रहे हैं, कम से कम जो अच्छी चीज़ें हैं, जो पॉलिटिकल मुद्दे हैं, सामाजिक मुद्दे हैं, शिक्षा की समस्या है, राजनीतिक समस्या है, चिकित्सा की समस्या है, आप संवाद के माध्यम से जनता के बीच में ले जा रहे हैं। ठीक है, तो जनता को जानना जरूरी है, जनता के हक की बात उनको जागरूक करना सर इसका मीडिया के माध्यम इसका से सर कर मेन सकते हैं। शीर्षक है चर्चा परिचर्चा, जनता के सवाल जनता के लिए। तो सर आप हमारे यहाँ उपस्थित हैं। सर मैं पहला ही सवाल आपसे पूछ लेता हूँ। सर भारत में अगर हम चिकित्सा को लेकर बात करेंगे सर हम आपसे, अगर हम भारत की बात करें सर चिकित्सा देश में, इस देश में चिकित्सा क्षेत्र में, तो सर डॉक्टर की स्थिति के बारे में आपसे मैं पहला ही प्रश्न पूछना चाहूंगा। और उसके साथ ये भी चाहूंगा कि सर इतने सारे मेडिकल कॉलेज यहाँ ओपन आ रहे हैं, हो रहे हैं, तो क्या आप साथ इस बारे में आप अपनी राय दे क्या रखते हैं? भारत की चिकित्सा की स्थिति जो है वो अच्छी कही जा सकती है। एक तरीके से ये है, जैसे अलग अलग रेफरेंस में आप कह सकते हैं। जैसे टूरिज्म पर्पज से देखें तो बाहरी कंट्री से हमारा जो खर्चा है 1/10, जी जी एक तो बढ़ावा दिया जा रहा है जी जी और उसका अच्छा इस्तेमाल हो रहा है हमारे इंडिया में। जो टूरिज्म हेल्थ है उसका अच्छा अर्निंग सोर्स भी है इंडिया के लिए। जी लेकिन जी अगर हम ये बेसिक परिवेश में देखें, ग्रामीण लेवल पे और छोटी सिटी में देखो, जी तो मेट्रो सिटी की बात रहे, लेकिन छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में और ग्रामीण परिवेश में चिकित्सा की हालत जो है बद से बदतर है। उसके भी कारण यही है कि जो प्राइमरी सुविधाएं हैं, जो केंद्र बने हुए हैं सरकार के द्वारा भी, और जो निजी सेंटर भी हैं, योग्य चिकित्सकों का ना होना, ये एक बड़ी कमी रही है। दूसरा, अगर सरकार के सेंटर पे जो पीएचसी खुले वहाँ पे अगर योग्य चिकित्सक है भी, तो प्रॉपर जो कन्वीनियंस है, मेरा मतलब है सुविधा है, जी जो फैसिलिटीज है वो उसके लिए उपयुक्त नहीं है। अब जैसे कोई सर्जन हम अच्छा रख भी दें, रोबोटिक सर्जन, जी जी लेकिन सरकार के पास जिले चिकित्सालय में भी रोबोटिक सर्जन नहीं है, तो आप कैसे इस्तेमाल करेंगे उसका ना? जी जी तो अब क्वालिटी जो है वो नहीं मिल पा रही है, और क्वांटिटी के नाम से ठीक है मरीज अपने आप को दिखाने आता है, क्योंकि यहाँ की जनता गरीब है, तो ऑब्वियस सी बात है, पैसा एक बड़ी समस्या है जी जी चिकित्सा के इलाज के लिए ना। प्राइवेट में महंगा पड़ता है और गवर्नमेंट में उनको प्रॉपर चीजें भी नहीं मिल पा रही, तो कन्वीनियंस की सुविधा तो जो नहीं मिल पा रही है प्रॉपर, ना डॉक्टर को मिल पा रही, ना पब्लिक को भी ना, तो एक बड़ी समस्या है। तो और वास्तविक स्थिति जो आज ये है कि खास करके ग्रामीण परिवेश में जी जी डॉक्टरों के हालात बद से बदतर इसलिए भी है, क्योंकि जनता दो बातों को देखती है। जी पहले तो उसको ये नहीं पता कि हमें किसको दिखाना है, किस डॉक्टर को दिखाना है, हमारे नाक कान की बीमारी थी, हमें किस डॉक्टर को दिखाना है। वो किसी के पहले जो उसके अगल बगल बैठे हुए हैं, चाहे वो स्टाफ ही हो, चाहे वो एएनएम हो, चाहे जीएनएम हो, चाहे डीफार हो, पहले उनके पास जाता है, क्योंकि वो पैसा एक जो मेन समस्या है उनके इलाज में, वो
आदमी नहीं देना चाहता अपने स्वास्थ्य पे, जी जी केयर भी नहीं करता है, जी ठीक है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि उनके स्वास्थ्य के लिए क्या जरूरी चीज है, कहाँ जाया जाए, किससे सलाह ली जाए। तो किसी पहली बात तो किसी के माध्यम से जाते हैं और किसी ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ उनको प्रॉपर सलाह ही नहीं मिल सकती, सलाह नहीं मिल पा तो वो भटकते रहते हैं, फिर इसी में उलझे भी रहते हैं, फिर उनका पैसा भी बर्बाद होता है और समय भी बर्बाद होता है और फिर उनके साथ घटनाएं भी सुनने को मिल जाती है। जी तो इस चीज से जनता को हमें जागरूक करना होगा और ये जागरूकता का काम हम सबको करना होगा। और जो एजुकेशन की शिक्षा है, जो हेल्थ की एजुकेशन की चीज है, उसको जी हमें उनको प्रॉपरली देना पड़ेगा, चाहे पोस्टर बैनर के माध्यम से, चाहे उनके बीच में जा करके, जी जी चाहे हमें इसे प्राइमरी लेवल की जो एजुकेशन है उसमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा कि हम उसमें जो चिकित्सकीय चीजें हैं, जी जी जो चिकित्सा वाली शिक्षा है उसको उनको देना पड़ेगा कि आपकी ये समस्या, बुखार आया है, खांसी आई है, आपको किसके डॉक्टर के पास जाना चाहिए, जाना चाहिए सरकारी अस्पताल में जाइए वहां पे, जी जी ठीक है, वहां आपको सिर्फ सलाह दी जाएगी, जरूरी नहीं इलाज हो जाए, इलाज होना एक दूसरी बात होती है, लेकिन आपको सही सलाह और सही जगह जाने में भी वो भ्रमित हो जाते हैं, वो इधर उधर घूमते रहते हैं, इससे काफी वेस्टेज ऑफ मनी होती है। सर आपने कहा कि अभी क्योंकि डॉक्टरों की कमी है सर, गवर्नमेंट सरकारें काफ़ी मेडिकल कॉलेज ओपन कर रही हैं, हर साल बहुत सारे डॉक्टर्स निकल रहे हैं सब, तो उसको लेकर मैं चाहूँगा सर आप क्या इस बारे में सोचते हैं? उसके साथ-साथ में एक क्वेश्चन मेरा सर और रहेगा। सर अभी इंडिया से भी फॉरेन में भी बहुत सारे लोग जाते हैं जो वहाँ पढ़ाई करते हैं अपने एमबीबीएस की। तो एक तो ये है कि उसमें क्योंकि इंडिया और जो फॉरेन की है क्योंकि वहाँ बहुत सस्ते में एमबीबीएस हो जाता है। मैं चाहूँगा सर इस पर भी आप अपना पक्ष रखें। देखिए, हमें डॉक्टर का नाम दे देने से या डिग्री दे देने से हमारी स्वास्थ्य जो क्षेत्र है वो बेहतर नहीं हो सकता। जी, जी। आप डॉक्टर पैदा कर रहे हैं, उसमें क्वालिटी होनी चाहिए। जी, क्वांटिटी जी। की बात आप मत करिए, बेसिकली हम इसमें क्वांटिटी पे फोकस कर रहे हैं। जी, जी। ये है कि 2030 तक जो लक्ष्य है, हुँ। वो इंडिया का कम से कम 20 लाख डॉक्टर बनाने का है। जी, जी, जी। लेकिन क्या हम उनको प्रॉपर वो क्वालिटी दे पा रहे हैं, जो मरीजों को सर्विस दे पाएँगे? जी, इस पे एक बड़ा सवाल है और ये मैं जो भी डेली अपने लाइफ में देख रहा हूँ, पिछले 8 सालों से सर्विस में हूँ, तो जो बच्चे नए आ रहे हैं, चाहे नए कॉलेजों से आ रहे हैं या नए जो गवर्नमेंट के कॉलेज खुल रहे हैं, प्राइवेट कॉलेज खुल रहे हैं, क्वालिटी नहीं है। नहीं। और बिना क्वालिटी के आप सिर्फ क्वांटिटी दे करके इस स्वास्थ्य की सुविधा को सुधार नहीं सकते, इस क्षेत्र में आप सुधार नहीं कर सकते, है ना? ये आपको देखना पड़ेगा। इसमें कहने के लिए तो यूपी में कम से कम मुझे लगता है 60 से 80 के करीब कॉलेज खुलने वाले हैं, जी। ठीक है? और 5000 से 10,000 5000 सरकारी सीटें हो गई हैं और 5000 करीब प्राइवेट सीटें भी हैं इसमें यूपी में ना। जी, जी, जी। हमारे समय में 2006 की बात मैं कर रहा हूँ, जब मैं बीएस कर रहा था, मात्र छोटे-छोटे थे। अच्छा। उसमें मात्र 10 कॉलेज थे, जी, जी। 7 गवर्नमेंट थे और 3 प्राइवेट कॉलेज थे, 4 प्राइवेट ना। तो लेकिन उस क्वालिटी में और आज की क्वालिटी बहुत डिफरेंट है। जो मानक है वो डाउन गया है। तो आप स्टैंडर्ड डाउन करके और क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ करके आप जो डॉक्टर पैदा कर रहे हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहतर नहीं हो सकते। फ्यूचर सर में समस्या आ जाएगी। किस तरह से ये क्वालिटी है इसको सर कैसे बता रहा हूँ इम्प्रूव बता किया रहा जाए हूँ। सर? जैसे जी, फैकल्टी है, जी, फैकल्टी इतनी ज़्यादा कम है जी, कि कुछ मोबाइल फैकल्टी का इस्तेमाल किया जाता है कॉलेज में परमिशन लेने के लिए। जी, पेशेंटों को भी मोबाइल करके लिया जाता है जब परमिशन देना होता है, कॉलेज को एनएमसी का इंस्पेक्शन होता है। जी, जी, ये सब बातें ऐसा नहीं हर कोई नहीं जानता, हर कोई जानता है, लेकिन इसको हमें रोकना पड़ेगा। जी, जी, इसको हमें रोकना पड़ेगा, इसके लिए रोकने के उपाय करने पड़ेंगे, ठीक है? इंस्पेक्शन के समय सारी सुविधाएँ दिखा दी जाती हैं, फिर उसके बाद सारी सुविधाएँ गायब हो जाती हैं। ये चीज़ तो नहीं चल पाएगा ना, लेकिन बच्चा जो बैठ रहा है, जो उस कॉलेज में 5 साल पढ़ेगा, उसके लिए क्या ये चीज़ उपयुक्त है कि आप 2 दिन के लिए फैकल्टी अपॉइंट करिए, फिर 2 दिन के लिए मरीज को उठा के मोबिलाइज़ करिए, इंस्पेक्शन होने के बाद फिर वो कहीं और फिर वो और ये मेडिकल की जो एजुकेशन है, वो इतनी प्रैक्टिकल पे डिपेंड है, उसको आप थ्योरेटिकली जी, कुछ जी, नहीं कर सकते। बिल्कुल सर। अगर थ्योरेटिकली करना होता है, ये बात आप जानिए जो आप बोले रशिया, चाइना, जी, कज़ाकिस्तान, जी, जी, तर्किस्तान से बिल्कुल। बच्चे वो यही तो कर जी, ठीक है। आप जितनी अच्छी सुविधा अपने नेटिव लैंग्वेज में दे सकते हैं पेशेंट को, इंग्लिश में भी आप नहीं दे सकते। जी, तो आप वहाँ की लैंग्वेज में जाना, अडॉप्ट करना, फिर 5 साल के लिए वहाँ पे रहना, सिर्फ एक इंग्लिश पेपर देके पास आने से आपको नहीं बनता है और वो क्वालिटी नहीं दे पा रहे हैं और एफएमजी एग्ज़ाम उनके लिए होता है, उसका पासिंग रेट बहुत कम है। जी, जी, आप ये सोचिए कि जो बच्चा नीट क्वालीफाई नहीं कर पा रहा है, यहाँ से नीट के तरीके से सीट नहीं उठा पा रहा है, बाय डोनेशन दे करके प्राइवेट आपने देखा पिछले साल मिल गए थे 0-0 मार्क्स में भी पीजी सीट उठ रही है, जी, तो क्या वो क्वालिटी के लायक है? क्या वो क्वालिटी मार्केट में दे पाएँगे? जो बच्चा 0 नंबर नहीं ले आ पा रहा है, उसको हम डॉक्टर बना के मार्केट में और अपनी सुविधाओं में उसको रखेंगे, तो क्या वो दे पाएगा? सर नहीं ये है। इम्पॉसिबल है क्योंकि ये बिल्कुल। प्रैक्टिकल नॉलेज है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने खरीदी, बेची, टूट गई, बना ली। ये मरीज़ की एग्ज़ाम है, आपको कीमत समझनी पड़ेगी, जी, उसकी वैल्यू कितनी है? आप उस पे ऐसे रफ एंड टफ प्रैक्टिस नहीं कर सकते। थ्योरेटिकल बेस आप नहीं ले सकते। प्रैक्टिकली एडवांसमेंट होना पड़ेगा
और इसके लिए आपको प्रॉपर फैकल्टी रखनी पड़ेगी, ठीक है। बच्चों को प्रॉपर ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, जो नए डॉक्टर्स आप पैदा कर रहे हैं, आप उस पर कंप्रोमाइज मत करिए, नहीं तो आपकी नंबर बढ़ा लेने से आपकी क्वालिटी सुधरेगी नहीं और हालत बद से बदतर होगी। सर इसी को लेकर एक अगर हम मुड़वा जनपद की बात करें तो सर यहाँ नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स है, जिसमें हम बात करें मेरे एक जानकारी के अनुसार 5,000 से अधिक हॉस्पिटल हैं और गली गली में क्लिनिक खुले हैं, फिर भी नए चिकित्सक को लिए कैसे संभव होगा, जिसमें कई सर बिना रजिस्ट्रेशन के भी चल रहे हैं। जो आपने 5,000 बोला है कुछ पुरानी न्यूज़ है और ये सही न्यूज़ है, इतने तो है लगभग जो बड़े डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, तो इतने चल रहे हैं, लेकिन अब उनकी ऑथेंटिसिटी नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं है प्रॉपर। ये मैंने आपसे बोला ना, लैक ऑफ मेडिकल एजुकेशन, जो गांव की जनता है उसको नहीं पता कौन डॉक्टर है कौन नहीं है, क्या डिग्री क्या नहीं, उसको कैसे पता चलेगा। हम आप कैसे एजुकेट कर सकते हैं, हमारा आपका काम है, सरकार का काम है कि उनको इस चीजों को बताना, उनके बीच में जाना। डॉक्टर का जनता से संबंध सीधे होना चाहिए। आज भी गांव में ये है कि एक मरीज होता है तो वो किसी के थ्रू आता है, भैया चलिए आप दिखा दीजिए, बाबूजी चलिए आप दिखा दीजिए, वो अपनी बात डॉक्टर से कहने में भी शर्म खा रहा है या डर रहा है या क्या हो रहा है। तो ये चीजें तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए ना। मरीज की परेशानी है वो डॉक्टर सुनेगा, लेकिन फिर भी सोचिए कभी वो अपने ही को दिखाने के लिए किसी डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहा है, उसको डर लग रहा है या उसको लग रहा है बहुत पैसा लग जाएगा या उसको नॉलेज नहीं, बहुत सारी लैकिंग चीजें हैं उसमें। तो ये चीज तो बिल्कुल बंद करनी होगी, डॉक्टर का संवाद सीधी जनता से होना चाहिए। इसके लिए हम डॉक्टरों को भी प्रयास करना पड़ेगा। ये जो आप बता रहे क्लिनिक, जैसे आप एक संख्या दिए 5,000, और ये सच्ची बात है, गली गली में है। आज भी हमारे यहाँ कोई स्टाफ 2 महीने 4 महीने काम करता है, फिर वो जाके खोल लेता है, ये हमने खुद देखा है। सर कई अभी हाल में ही कई ऐसे जो बिना रजिस्ट्रेशन के हॉस्पिटल थे उनको सील किया गया है, उन पर कार्रवाई हुई है, लेकिन क्या होता है कि 1 से 1.5 महीने के बाद ओपन हो जाता है। प्रॉब्लम ये है ना, प्रॉब्लम गवर्नमेंट कितना एफर्ट डालेगी, गवर्नमेंट के एफर्ट में कमी नहीं है, लेकिन आप हम पब्लिक जो सपोर्ट कर रहे हैं हमें आपको देखना पड़ेगा। अगर हम आप उसके पास ना जाए तो फिर अपने आप बंद करके ऑटोमेटिकली चला जाएगा ना। लेकिन हम आप खुद उनके एजेंट बने हुए हैं तो गवर्नमेंट कितना कोशिश करे, गवर्नमेंट का एफर्ट नो डाउट, गवर्नमेंट बहुत सारे तरीके अपना रही है कि किस तरीके से स्वास्थ्य सेवा सुधरे, लेकिन हम आप जिम्मेदार है इसके लिए। गवर्नमेंट सिर्फ आपको जो उनको सूचनाएं मिलेगी जिसके हिसाब से काम कर रहे हैं वो करेंगे, लेकिन हमारा पे क्या दायित्व बनता है, हम आप क्यों जाते हैं, या हम मरीजों को, और मरीज इसीलिए आता है ना उसको कम पैसे में मिलेगा। हम आपको सिंपल सा एग्जांपल दे रहे हैं कि डिलीवरी के पेशेंट होते हैं लोग गांव में, बहुत से सारे चीजें डिलीवरी करा लेते हैं, लेकिन जब बच्चा में कोई दिक्कत जाती है तो बड़े अस्पतालों में जाते हैं। तो फिर आपको वही जो गांव में पेरीफेरी में क्लिनिक लोग बैठे हुए हैं वो क्या एजुकेट करते हैं, तरीका देखिए, कहते हैं कि आप बड़े अस्पतालों में जाओगे, खून की जांच कराएंगे, अल्ट्रासाउंड कराएंगे, फिर ऑपरेशन खर्चा होगा, दवाइयों का खर्चा होगा, बहुत खर्चा होगा। हम तो 2,000 रुपए में बिना खून की जांचों के, बिना अल्ट्रासाउंड के नॉर्मल डिलीवरी करा देंगे। फंस गए तो रेफर कर देते हैं, लेकिन जब वो फंसता है तब रेफर होता है, तब हमसे आके को मरीज बोलता है डॉक्टर आप जिम्मेदारी लीजिए हमारे बच्चे की भी ना। फिर आप सोचिए कि उसका जो 2,000 रुपए का काम था वो 20,000 कम बढ़ गया, बढ़ा के किसने भेजा, किसी और ने भेजा। ये आपको मरीज को समझना पड़ेगा, हमें समझाना पड़ेगा। वो 2,000 नहीं, वो बच्चा खतरे में हुआ, बच्चा चला गया आईसीयू में, आईसीयू में और खतरे बढ़ गए और पैसे, ये एक बर्डन इकोनॉमी जारी क्यों, क्योंकि उसी वजह से। इससे रिलेटेड सर बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, आए दिन देखने मिलते हैं, आए दिन घटनाएं हो रही है, हाल फिलहाल में घटनाएं हो रही है, कितनी डेथ हो रही है आपकी मिलानी में, कितनी न्यूज चल रही है, बिल्कुल डेथ हुई है मिलानी में कितनी न्यूज चल रही है, हाल में डेथ हुई है, अलविदा में डेथ हुई है, लेकिन उसके लिए कोई रोकथाम नहीं है। उसके लिए वही आज उन्होंने यहाँ किया, कल कहीं और ओपन कर देते हैं, कल कहीं और बैठ जाएंगे। तो पब्लिक का सपोर्ट होना भी जरूरी है, आपके अच्छे साथ चलने के लिए जरूरी है। अच्छा सर एक क्वेश्चन और मेरा पूछना चाहूंगा कि अभी सर केंद्र सरकार आयुष्मान योजना लेकर आई है, सर कैसा इस योजना को आप देखते हैं, क्योंकि इसमें सरकार 5 लाख तक का इलाज मुफ्त दे रही है, तो कैसे क्या देखेंगे, उसके बाद फिर मैं आपसे सर अपडेट। आयुष्मान योजना जो केंद्र सरकार की हो काफी हद तक सफल है, फिर भी फ्रॉड तो हर आदमी कर ही देता है, उसमें सरकारी गलती मैं नहीं सर है, वही कहना चाहूंगा, उसमें सरकारी गलती नहीं है, लोग एक एक नंबर से कई कई कार्ड बना रखे हैं, ठीक है, तो वो सरकारी गलती नहीं है, आदमी सरकार तब योजना दे रही है ना, उसका एप्लीकेशन कौन कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। एक कई सारे केसेस और भी देखने ऐसे मिले हैं सर कि आयुष्मान का योजना का लाभ किसी मरीज को मिल नहीं पाया और उसके अकॉर्डिंग वो पैसा जो है डिडक्शन करा दिया, कई सारे एक मामले आए। कारपोरेट, मैं फिर कहता हूँ कि देखिए आपको जनता को समझना होगा, कारपोरेट हॉस्पिटल ये आपका मेरा कर्तव्य बनता है, आप डॉक्टर के पास जाएं, आपने फीस दी है, कंसल्टेशन फीस दी है ना, जरूरी नहीं कि इलाज हो,
आप उससे पूछिए, उसके बारे में जानिए, आप है कौन, क्या डिग्री है, आप मेरे से पूछिए, मैं बताऊंगा मैं कहाँ से पढ़ा हूँ, क्या एजुकेशन है, क्या ये वास्तव में एक कंफर्टेबल आदमी है जो हमारे बीमारी को ट्रीट कर देता है, क्या वो इस डिपार्टमेंट का डॉक्टर है जो हमारी बीमारी को ट्रीट करेगा, नहीं करेगा, क्या ये वैल्यूएबल है, क्या इसमें थोड़ी बहुत इंसानियत दिख रही है, क्या वॉकिंग टॉकिंग हो रही है, क्या आपकी वहाँ फैसिलिटी आपको मिल रही है, क्या स्टाफ डॉक्टर आपको जो कन्वीनियंस है वो प्रोवाइड कर पा रहे हैं, आपसे रियली में टॉक वॉक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो आप मत जाइए जहाँ पे आपकी कोई पहचान ही ना हो या आपकी कोई वैल्यू ना हो, सिर्फ आपके मरीज की और आपके पैसे की वैल्यू। मैं उनको सीधे मना करता हूँ, मैं इसीलिए कारपोरेट में काम नहीं करता हूँ, नहीं करना चाह इतनी सारी चीजें होने के बावजूद भी आज भी कौन बहुत से कारपोरेट मेरे पास आते हैं, मैंने कभी ज्वाइन नहीं किया, हम किसी की हेल्प भी नहीं कर सकते हैं, किसी को हम बोलेंगे आप हमारे सैलरी पे काम कर रहे हैं, किसी को हम दो पैसे की मदद भी नहीं कर सकते, हम बात से कोई डिजॉल्व भी नहीं कर पाए, गरीब गरीब आदमी आ भी गया, कभी कभी ऐसा हो भी जाता है, लेकिन आप वहाँ पे इस चीज को हेल्प नहीं कर पाएंगे, और ऐसा हो रहा है। एक सर कई शिकायतें और इस टाइप की मिली कि आयुष्मान के लिए कोई अगर अपने मरीज को कोई लेकर जा रहा है हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में, जो बड़े हॉस्पिटल हैं, अब उसमें क्या है कि सर एक तो जो कैश वाले हैं मरीज उनको अलग कर दिया जाता है कैटेगराइज, और जो आयुष्मान वाले उनको अलग कर दिया जाता है। ये यहाँ तक भी सुना गया है कि उनको जो आयुष्मान से उनको प्रॉपर तरीके से वो सुविधाएं मिली मिली मतलब कि हॉस्पिटल में नहीं मिल पाती, अपेक्षा कैश वालों की, तो सर केयरलेस ऐसी हो भी रही है। शिकायत मिली है। नहीं, मुझे तो लगता नहीं कि ऐसी शिकायतें मिलनी चाहिए, जी क्योंकि जी जो गवर्नमेंट के, मेरे अपने डिपार्टमेंट सर्जरी में है, गवर्नमेंट ने जो भी रेट अपने फिक्स किए हैं जी किसी जी। भी सर्जरी प्रोसेस के, वो लगभग ठीक ठाक है, तो उसमें आपको केयरलेस होने की तो जरूरत भी अगर नहीं है, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट ने खुद ही प्रोविजन बना दिया ना, सुबह शाम राउंड का फोटो होना चाहिए पेशेंट के साथ, जो उनके सुविधाओं तो का सुबह अगर शाम सर का। जो हॉस्पिटल इस तरह का कुछ कर रहे हैं, तो हम्म, सर उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मुझे नहीं लगता कोई इस चीज को जी करना चाहेगा, क्योंकि ये चीज पॉसिबल नहीं है। जी ठीक है, ये चीज पॉसिबल नहीं है और नहीं होना चाहिए और संभव भी नहीं है। जी। तो सर काफी समय हो गया, एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद संवाद कार्यक्रम जारी रहेगा, तो देखते रहिए वही। आयुष्मान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बिलारी प्रस्तुत करता है संवाद। अब हॉस्पिटल में आयुष्मान योजना के अंतर्गत आयुष्मान कार्ड से 5 लाख तक का इलाज मुफ्त। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ सर्जन श्रीमान डॉक्टर जितेंद्र कुमार सरोजी। सर आपका एक बार फिर स्वागत है। सर क्वेश्चन की श्रृंखला जारी है। सर एक क्वेश्चन फिर मेरा आपके लिए है। सर अगर हम बात करें तो वैश्विक स्तर पर भारत की चिकित्सा क्षेत्र में स्थिति या रैंक की, तो सर इस पर क्या मतलब बताना चाहेंगे आप? हम जो वर्तमान का डाटा कह रहा है, जी 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 इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक हेल्थ में भी छपी थी कोई न्यूज, जी तो वैश्विक स्तर पर जो हमारे इंडिया का स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो रैंकिंग है, जी। 195 में 145 है। आप ओके ओके। समझिए, बहुत बहुत पीछे, 145 रैंक कुछ मायने रखती है, बहुत पीछे हम उसमें, इसमें बहुत ज्यादा सुधार की जरूरत है। कहने से हम नहीं चलेगा, बहुत वर्क करना बाकी है, चूंकि एक बहुत जनसंख्या वाला कंट्री है हमारा, जी जी तो इसलिए एक ट्रबल तो है, एक परेशानी तो होगी आपको, लेकिन आपको करना पड़ेगा। आपको उनको जो चीजें हैं वो तो एक तरीके से सरकार का कार्य है, कैसे डिवाइड करके कैसे हम प्रमोट करें हेल्थ की सुविधाओं को, कहाँ कहाँ कमियां हैं उसको देख करके, उसको नोट करके, उसको आइडेंटिफाई करके उसको आप लाना पड़ेगा। जी ये तो एक बहकने और बचने का सवाल हो गया कि जनसंख्या बहुत बड़ी है, तो इस हिसाब से हमारे पास हम डॉक्टर को ज़्यादा प्रोड्यूस करें, क्वालिटी दें, जी। सुविधाएँ दें, अपने आप सब चीज़ें वैश्विक स्तर पर सुधर जाएँगी। अच्छा, एक और सब सुना है सर यहाँ से, जो जो अच्छे डॉक्टर हैं सर वो उनका जो है एक्चुअली वो ये मैं बोला ना कि जाना जो भी हमारी रैंकिंग फर्क डाउन है। भी एक ही कारण नहीं है, जी जी दूसरा है कि जो यहाँ के डॉक्टर का माइग्रेशन है, जी माइग्रेशन। क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट में ही सैलरी में बहुत डिफरेंसेस है। आदमी जो लगता है, अब जैसे कोई भी सर्जन आदमी 15 साल पढ़ता है, एमबीबीएस करता है, 6 साल 2 साल तैयारी करता है, फिर 3 साल एमएस करता है, फिर 3 साल सीनियर रेजिडेंट करता है, तो 12 से 15 साल का लगभग एक अच्छे डॉक्टर बनने में क्या होता है, समझिए। ये कोई छोटा सा प्रोफेशन नहीं कि आपने चलो कोई भी कर लिया जी तो उसके बाद आपको 8 से 10 साल में मिल जाता है। एक 15 साल का उसमें एक रिगरस और एक कठोर परिश्रम करना पड़ता है, प्रैक्टिकल भी है, मरीजों से लड़ना भी है, सुनना भी है, शिकायतें भी है, ठीक है, और आपको जिम्मेदारी भी लेनी है, एक जान की जिम्मेदारी आप ले रहे हो। उस हिसाब से जो पे आउट का है रोल एक बड़ा डिफरेंस कर रहा है यहाँ पे डॉक्टर को रुकने के लिए, तो काफी जो अच्छे डॉक्टर से डेफिनेटली तो माइग्रेट कर जाते हैं, और काफी संख्या में कर रहे हैं माइग्रेट, डेवलप कंट्री में कर रहे हैं। इवन छोटी कंट्री है वो सैलरी हमसे अच्छी दे रही है, छोटी अरबियन कंट्री है बहुत अच्छे पैकेज दे रहे हैं, काफी लड़के चले जाते हैं।
जी जी तो आदमी को तो ये चीज देखनी पड़ेगी ना कि हमें पे आउट अभी आपके सरकारी और प्राइवेट में ही होगा फिर डिफरेंस है। जी अब कोई गवर्नमेंट में जॉब करेगा जिसकी सैलरी हाफ आती है करीब निजी सेक्टर के, एक सर्जन तौर में देखता हूँ ना, जी जी जो भी आ जाए तो आदमी कैसे फिर अपने आप को सर्वाइव करेगा इस बढ़ती महंगाई में। आप उसके हिसाब से उसका पे आउट आउट नहीं करोगे, जी उसकी समस्या को दूर नहीं करोगे तो फिर वो कैसे टूटेगा आपकी सरकारी संस्थाओं से। आपको देखने की जरूरत है। सरकार ने इसके लिए प्रयास भी किए हैं। सरकार इसको बोली के माध्यम से बहुत सारे सेक्टरों को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रिक्रूटमेंट भी कर रही है, जी 5-5 लाख तक क्या ऑफर दे रही है, जी लेकिन उसके बावजूद भी कमियां रह गई हैं। जी तो हमें ये देखना है कि हम कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से फिर 5 लाख नहीं दे सकते। जो डॉक्टर अर्न करने के लायक है 3 से 5 लाख की सैलरी, उसको हम गवर्नमेंट लेवल पे स्टार्ट कर दें। हाँ, स्टार्ट लेवल करने के बाद हमें ये भी मॉनिटरिंग करनी चाहिए कि क्या वो डॉक्टर जिसको हम सैलरी दे रहे हैं क्या वो काम कर रहा है कि नहीं कर कर रहा रहा है। है। एक दूसरी समस्या क्या है कि बहुत से गवर्नमेंट्स के डॉक्टर जो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। आप ये चीज बिल्कुल बंद करिए, जी जी क्योंकि सरकार आपको पैसा देती है। अगर आपने सोचा है कि मैं सरकारी नौकरी करूंगा तो मैं जी ये जो दुधारी तलवार है ना, ये सरकार को और स्वास्थ्य को बहुत ही खराब कर रही है, ये बिल्कुल नुकसान कर रही है। जी क्योंकि मरीजों को गुमराह करना, सरकार आपको पे कर रही है यहाँ पे टाइम देने के लिए, फिर आप उसको यहाँ से वहाँ गुमराह करके बिल्कुल सर। सरकार की भी बेइज्जती और बदनामी होती जी है। जी सर, ठीक है, और कई आप सारे अपना मामले उसमें देखे हुए हैं सर। ये गड़बड़ जी समस्या जी है, इस पे सरकार का स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। भाई अगर आप प्राइवेट प्रैक्टिस कर करिए, सरकार ने मना नहीं किया। अगर आप गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट करिए, लेकिन ये गवर्नमेंट करना फिर प्राइवेट करना, फिर मरीजों को गुमराह करना, जो मरीज पैसा कम है वो सरकारी अस्पताल में है, आप उसको बोल रहे हो चलो प्राइवेट में ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा। जी ये हर तरीके से बंद होना चाहिए, मेडिकल कॉलेज से लेकर के पीएचसी सीएचसी तक इसको बंद करना पड़ना चाहिए सरकार को। इसके लिए स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। जी जी बिल्कुल। मुझे नहीं पसंद है, मैं नहीं एडजस्ट कर सकता सरकारी नौकरी को, ठीक है मैं नहीं कर रहा हूँ, तो डॉक्टर को तो कमी है नहीं, ठीक है, लेकिन ये चीज तो बंद करनी पड़ेगी। ये हम आप गलती कर रहे हैं ना, ये हम उस डॉक्टरों से भी निवेदन कर रहे हैं, प्लीज आप अपने नौकरी के प्रति ईमानदारी बरतें। ईमानदारी बरतें। ये चीज नहीं हो सकती, बिल्कुल इसके लिए मैं सख्त खिलाफ हूं। आपकी जो क्षमता है, जो कैपेबिलिटी है, जहां आप काम करना, जहां आप सुखी हो वहां आप करिए, ज्वाइन करिए। बिल्कुल। सर एक क्वेश्चन और है मेरा। सर चिकित्सा क्षेत्र में अगर हम बात करें आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आज जो है एआई का आज जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चिकित्सा क्षेत्र में सर क्या उपयोगिता है? या आप मैं समझता हूँ आप मैं बहुत इस्तेमाल सही कर रहा तरीके हूँ। से बता सकते हैं हाँ, हमारे व्यूअर्स इसीलिए को। मैं हम इस्तेमाल कर रहे हैं जी जी कि आजकल जैसे कि अभी हमें कोई किसी सवाल पे डाउट है, जी जी तो हम सवाल को सीधे उठा के टाइप करके उस एआई में डाल देंगे, उसका हमें करेक्ट आंसर मिल जाएगा एकदम ऑलमोस्ट। वो ये बताएगा कि कितने लोगों ने इस टॉपिक पे रिसर्च किया है जी और कितने लोग का निष्कर्ष यही निकला है जो आप कहना चाह रहे जी हैं। ऑलमोस्ट हमें एक क्लियर कट डाटा दे देता है कि भाई 90% लोग इसके फेवर में हैं। वैसे हम क्या करते थे, अलग अलग डाल के सर्च करते थे कि भाई ये केस रिपोर्ट किसने लिखा, ये केस रिपोर्ट किसने, फिर हम पढ़ते थे फिर कंक्लूजन निकालते थे। जी आज वो क्या है कि वो 100 रिसर्च पेपर को एक ही में कंक्लूजन निकाल देगी, ये आपका डाटा है सर। और उसका इस्तेमाल खास करके जो है कि जनरल फिजिशियन के लेवल पे थोड़ा सा मुझे लगता है कि बहुत हद तक फायदेमंद नहीं होगा। क्योंकि जैसे कोई मरीज है आपके पास, सिम्टम्स आए, बुखार है, ठीक है, पेट दर्द है, ठीक है, हाथ पैर जोड़ों में दर्द है, अब उसके आप सिम्टम्स को आपने टाइप तो कर दिया, तो एक प्रॉपर जो फॉर्मेट ऑफ मेडिसिन वो टाइप कर देगा, लेकिन क्या क्लिनिकल प्रेजेंस है, वो बुखार क्यों आया, जी जी क्या इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, बिल्कुल। क्या वो गठिया का बीमारी है कि टाइफाइड का है कि डेंगू का, मलेरिया का, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा। तो एज ए फिजिशियन थोड़ा सा तो बहुत कॉशियस रहना पड़ेगा इसको अप्लाई करते समय आप क्या जानना चाह रहे हैं। क्लिनिकल चीज हमेशा बेस्ट है और बेस्ट ही रहेगी, वो कभी नहीं रह सकती। दुनिया की कितनी भी टेक्नोलॉजी आ जाए उसको बीट नहीं कर पाएंगे। ऑफलाइन ही चिकित्सा क्षेत्र में आप मरीज को बेहतर देख सकते हैं। ऑनलाइन फेसबुक, व्हाट्सएप, एआई, यूट्यूब, आप सिर्फ किसी को एजुकेट कर सकते हैं, कंसल्टेंट कर सकते हैं, आप ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। और हमारे ख्याल से ये चीज उचित भी नहीं है, क्योंकि हम डेली डिफरेंसेस देख रहे हैं। हम किसी को वाया टेलीफोनिक पे मुझे रिपोर्ट भेज देता है, सर मेरी रिपोर्ट है, हम जानते नहीं, जी जी क्लिनिकल कंडीशन में मालूम नहीं, बिना क्लिनिकल सिनेरियो से कंपैरिजन किए हम जांचों के बेस पे किसी को ट्रीटमेंट दे नहीं सकते। हम देख सकते हैं कि हाँ भाई चलो ठीक है, जांचों में आपको ये लग रहा है तो आप किसी डॉक्टर को सलाह कर दीजिए, यही कर सकते हैं। क्योंकि और चीजें मुझे नहीं मालूम, मुझे पास्ट हिस्ट्री कैसे मालूम होगी, प्रेजेंट हिस्ट्री कैसे मालूम होगी, उसके पास्ट जो सर्जिकल मेडिकल फील्ड है वो कैसे होंगे। ये तो डाटा चीजें सही भी नहीं, पॉसिबल भी नहीं है। आपके मरीज की हेल्थ भी न जाने आप किसी को चेक नहीं कर सकते, ठीक है। बहुत सारी रिपोर्टें हैं, मशीनरी टूल्स हैं, वो गड़बड़ कर सकते हैं ना। जो हम क्लिनिकल, जैसे हमें किसी को एनीमिया देखना हुआ, एक दिन बाद एग्जाम्पल लेते हैं, हमें किसी को मरीज को देखना है भाई इसमें खून की कमी है, एनीमिया देखना, तो हम फिजर को देखते हैं। लेकिन अब एआई कैसे देख पाएगा? वो तो सिर्फ मेडिकल वैल्यू देगा ना कि 6 कम है तो एनीमिया मान लीजिए इसको, लेकिन जरूरी नहीं है रिपोर्टेबल इस चीजें। हाँ, इसका इस्तेमाल जो है खास करके जो वीडियो असिस्टेड सर्जरी है ना, उसमें अच्छा, जैसे लेप्रोस्कोपी हो गई, रोबोटिक हो गई, उसमें जैसे हम सर्जन है, हम अपने फील्ड के बारे में बता सकते हैं। जैसे हम दूरबीन से पित्त की थैली में पथरी का ऑपरेशन करने जा रहे हैं, अब हमने उसमें चलो पित्त की नली है, सिस्टिक डक्ट है, सिस्टिक आर्टरी है,
तो वो इमेज हमें एक दे देगा कि ये डक्ट है, ये आर्टरी है, आप कब किसको लाइगेट करना है, कब किसको नहीं करना है, ये सिस्टिक डक्ट है, ये सिस्टिक आर्टरी है, ये कॉमन बाइल डक्ट है। वो हमें इंडिकेट करेगा कि आपकी पित्त नली कटने वाली है, आप उधर मत जाइए, ये इमेज दिख रही है। और आने वाले समय में ऐसा हम लोग कर रहे हैं कि एआई ये बताएगा अगले 30 सेकंड की चीजें हमें दे देगा कि आप उधर मत जाइएगा, उधर पित्त की नली पड़ी है, आप पित्त की थैली का ऑपरेशन करें, आप यहीं पर रहिए। लिख किया जाएगा कि भाई आप इस चित्र में डिसीजन करिए। एक 3D इमेज दे देता है, एक डाटा में पहले से इंटरप्रेट करके दे देगा कि आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। उसमें इसका ज्यादा फायदा है जो वीडियो असिस्टेड चीजें हैं ना, क्योंकि इसमें 3D इमेज है, डाटा इंटरप्रिटेशन है, ठीक है, और इंटरफेरेंस है, क्लिनिकल इंटरप्रिटेशन भी है, तो वो इसमें फायदेमंद अच्छा होगा और हो रहा है। रिसर्च के पेपर में अच्छा इस्तेमाल हो रहा है। तो एक नंबर ऑफ हजारों पब्लिकेशन को वो एक कंक्लूड करके दे दे रहा है कि वास्तव में इनका डाटा बस इतना ही लाइन निकला है। कंक्लूजन ये है, आजकल सर एआई का बहुत ज्यादा यूज वैसे हर normally फील्ड में हो रहा है। तो सर चलते चलते एक क्वेश्चन मेरा है, मैं समझता हूँ कि सर बिलारी क्षेत्र के लिए बड़ा ये अच्छा दिन और ये अच्छा समय है कि आप जैसे डॉक्टर बिलारी में हैं। आपको सर मैं समझ कई साल यहाँ बिलारी में हैं, आयुष्मान हॉस्पिटल में है सर आप। तो आप बिलारी में अगर हम बात करें चिकित्सा की स्थिति, तो सर आप कैसे देखते हैं इसको? जो समस्या देश की है, प्रदेश की है, जिले की है, वही बिलारी की भी है। कोई अंतर नहीं है, लेकिन ग्रामीण लेवल समस्याएं और ज्यादा आ जाती है। और मुझे लगता है कि एकमात्र जो एमबीबीएस एमएस सर्जन मैं अभी यहाँ पे सर्विस दे रहा हूँ रेगुलर 24 आवर। ऐसा नहीं कि यहाँ के सर्जन नहीं हुए हैं आपके बिलारी से, कम से कम 10 से 15 आपके यहाँ से सर्जन ऐसा पास आउट हो चुके हैं यहाँ के, जो यहाँ के इन्वॉर्म है, जहाँ की पैदाइश है, लेकिन यहाँ पे भी नहीं। नहीं है सर। जो मैंने आपको 2 चीज़ें बताई, एक तो जनता को ये नहीं पता हमें किसके पास जाना है, दूसरा पैसे की कमी। तो उसके चक्कर में वो झाड़-फूँक के चक्कर में, इधर-उधर के चक्कर में छोटे-छोटे नर्सिंग होम खुले हैं, क्लिनिक खुले हैं गली-गली, पहले आदमी वहाँ जाता है, वो हमारे पास सीधे नहीं आता है। जब समस्या वर्ष से वर्ष हो जाती है, तो फिर मेरे पास आता है। तो फिर ये हमारे लिए समस्या चैलेंजिंग है, ये बहुत चैलेंजिंग समस्या है। फिर हम उसको या तो यहाँ पे जो मरीज़ घूम के आ रहे हैं, बिल्कुल एकदम वर्स्ट हो चुके हैं, खराब हो चुके हैं, अब उनको मैं फैसिलिटी क्या दे सकता हूँ? फिर उनके सवाल होते हैं कि आप मुझे गारंटी दीजिए। तो उन लोगों से सवाल जवाब नहीं करते हैं यहाँ से पहले, प्राइमरी रोटेट करते हैं, अपने आप को साल भर 6 महीने 2 महीने बर्बाद करते हैं, वो खा के आएँगे हमारे पास। तो हम यहाँ पे जो भी सुविधाएँ, हमारा मेन पर्पज़ है कि हम जनता से संवाद करने की कोशिश करें। उसके लिए हम बीच-बीच में कैंप भी लगा रहे हैं और हम डॉक्टर पर्सनली जो भी हमारी मर जाते हैं, हम उनसे पर्सनल संवाद करते हैं और उनको हम एजुकेट भी करते हैं, क्योंकि मेरा इलाज देना तो एक अलग समस्या है, लेकिन यहाँ एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है। हम मरीज़ से संवाद करते हैं। अब मेरे किसी भी डिस्चार्ज में मेरे से पूछेंगे तो मेरा वाकअप ज़रूर हुआ होगा। उनको ज़रूर समझाता हूँ कि आप उचित तरीके से, सही तरीके से इसके बारे में जानिए, इस बीमारी के बारे में जानिए, इसके ये लक्षण हैं, इसके ये इलाज है, आप कहीं भटकिए नहीं, आप सीधे आकर के संवाद करिए। आप जनता हैं, हम डॉक्टर हैं। हमारे आपके बीच में संवाद होना बहुत ज़रूरी है। आप गुमराह मत होइए। हमारा यही उनके पास जो हम उनको एजुकेट भी करते हैं इलाज के साथ-साथ, और ये करना पड़ेगा क्योंकि जिस हिसाब से जनता दिग्भ्रमित है, आसान नहीं है। सर चलते-चलते लास्ट मेरा एक क्वेश्चन और होगा आपसे। आप सर इतने बड़े इंस्टीट्यूशन से आपने डिग्रियाँ वगैरह की और यहाँ एक छोटी-सी जगह बिलारी में आए हैं आयुष्मान हॉस्पिटल। तो आयुष्मान हॉस्पिटल में आपका आने का क्या प्रयोजन, और सर क्या आपने इंस्टीट्यूशंस को आयुष्मान हॉस्पिटल को आगे भविष्य में क्या आपकी रणनीतियाँ हैं या क्या नीतियाँ रहेंगी जो यहाँ पर लोगों को एक सही तरीके से उनको इलाज मिल पाएगा या उनको सुविधाएँ मिल देखिए, मैं शुरू से ही माल प्रैक्टिस के खिलाफ रहा हूँ। जी, जी। मैंने खुद बहुत सारी कंप्लेंट की है, क्योंकि ये चीज़ें उचित नहीं है। जी, गरीब का पैसा बहुत ज़्यादा बर्बाद हो जाता है। जी, ठीक है, हो गया तो राम भरोसे, नहीं हुआ तो फिर नॉर्मल हम आपको ऐसे ही बता रहे हैं जैसे कि नॉर्मल डिलीवरी होती है गाँव में सब। हो गया तो अपने आप हो रहा है, राम भरोसे हो रहा है। नहीं हुआ, फिर बड़े अस्पताल जाओ, फिर वहाँ आपके गए लाख 10,000, जो कि नॉर्मल हो भी सकता है। लेकिन प्रॉपर मेडिकेशन नहीं हुआ, प्रॉपर केयर नहीं हुई, किसी को यही नहीं पता कि पार्टोग्राफ कितना होता है, कितना बनाना है, किसी ऐसा ने किसी को पता है, किसी से पूछ के नहीं पता। वो नुकसान हो रहा है। तो हमारा पर्पज़ यहाँ पे हम पेरिफेरी में वर्क करना चाहते हैं, मेरा पहले से, क्योंकि हम भी बहुत गरीब घर से आते हैं और ज़मीन से जुड़े आदमी हैं, इसलिए हमें लगता है कि हम कॉर्पोरेट में जाके किसी की मदद नहीं करते। मेरा पहला पर्पज़ ये था। हमने सुपर भी नहीं किया, हमारे सारे बचपन सुपर स्पेशलिटी की हुई, लेकिन मैंने नहीं, क्योंकि मैं किसी को, अगर मैं न्यूरो सर्जन बन जाऊँ या आँखों सर्जन बन जाऊँ, ठीक है, और मैं किसी को बोलूँ कि मुझे 1.5 लाख रुपए आपको सर्जरी की चाहिए, तो मुझे कोई पे आउट नहीं करेगा। जी, जी, जी। तो एक मिनिमम चीज़ें जो हम जनता को देना चाहते हैं, जो छोटी-छोटी बीमारियाँ जिनको हम सर्विस कर सकते हैं, उसके लिए टर्शियरी सेंटर बने हुए हैं, मेडिकल कॉलेज बने हुए हैं, इंस्टीट्यूशन बने हुए हैं, जिनका ये काम है। तो हम उनको वहाँ उनको नहीं भेजते हैं। अब कोई छोटी बीमारी हो गई, चलो हर्निया हो गया, हाइड्रोसिल हो गया, पित्त की थैली पतली हो गई, आँतों में रुकावट हो गई, निमोनिया टैबलेट बुखार के लिए कोई आदमी पूरा दब जाए, कोई मेडिकल कॉलेज है तो वहाँ जगह भी नहीं मिल पाएगी। उतना ही हमें सफिशिएंट होना चाहिए जो हमारा पेरिफेरी में सर्विस देने का मतलब है। क्योंकि यहाँ इकोनॉमी
सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जी, बिल्कुल, हम 1.5 लाख पे नहीं किसी से डिमांड कर सकते, क्योंकि मुझे पता है 1.5 लाख रुपए खाने के लिए उसको साल भर कमाना है। जी, बिल्कुल और सही। अगर वो दिया तो साल भर कर्जन बन जाएगा। हम ऐसा काम बिल्कुल नहीं करते। हमारी शुरू से सोच रही है, क्योंकि हम ग्रामीण तबके के स्टूडेंट रहे हैं, हमारा घर बहुत इलाके का है, तो इसलिए हम इस चीज़ को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते और माल प्रैक्टिस के खिलाफ मैं रहता हूँ। हम उसको चाहते हैं कि जो हमारी गरीब जनता है उसको हमारी सुविधा सीधे मिले, और हम अपने जूनियर भी कलीग को भी प्रमोट करते हैं कि आप अगर सरकारी नहीं कर रहे हैं, प्राइवेट कर रहे हैं, तो सरकारी करें, तो आप पेरीफेरी में जाने की कोशिश करिए, क्योंकि जहाँ कमी है वहाँ दीजिए, जहाँ आपको इज्जत भी मिलेगी, वैल्यू भी मिलेगी। कारपोरेट में, सिटी में सब पैसे वाले भी हैं, वहाँ जो चीज़ें हो रही है वो अलग ही दुनिया है। सर बस लास्ट में शॉर्ट में मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। सर आप समाज क्षेत्र में भी, समाज सेवा में आप जो है बताया, भारत शिव संस्कृति एवं ऐतिहासिक संस्थान के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, तो किस प्रकार से आप आपके द्वारा अब वो मेरी वो संस्था सर जो शॉर्ट है, में बताएं। संडे को मैं अपना वीकली आके रखता जी हूँ जी होपफुली। वो हमारी जो जिस समाज से अजीब गरीब क्षेत्र से हम आते हैं, हम वहाँ के बीच में जाते हैं, उनको एजुकेशन के लिए जो भी उनकी सुविधाएं होती हैं, जी जी जो भी उनकी कमियां होती हैं, उनकी पूरी करने की कोशिश करते हैं, और चिकित्सा के माध्यम से उनको जागरूकता करने का काम करते हैं। हमारी संस्था काम सिर्फ शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में जागरूकता करने का काम नहीं करते हैं। सर लास्ट में फाइनल सर आयुष्मान हॉस्पिटल में है सर, और इस माध्यम से आप सर यहाँ की जनता के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आयुष्मान हॉस्पिटल की जनता से मेरा निवेदन है, विनम्र निवेदन है, कि वो हम यहाँ बैठे 24 आवर, वो हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं। जी जी हमारा फ़ोन 24 आवर खुला रहता है। हमारे अस्पताल के जितने भी ओनर हैं, मैनेजर हैं, केयर, मैंने सबको बोल रखा है। मैं एक सर्जन के तौर पर हूँ, मेरे एक फिजिशियन है, जो एमबीबीएस फिजिशियन है, और एक हमने गायनेकोलॉजिस्ट बैठा रखा है। तो हमें अभी बेसिक सुविधाएँ जो गाँव की ज़रूरत होती है, यहाँ पे एक फिजिशियन, एक सर्जन, एक स्त्री रोग विशेषज्ञ की ज़रूरत होती है, वो भी हम वही दे रहे हैं। क्योंकि जैसे-जैसे हमें लगेगा कि यहाँ की जनता की जागरूकता बढ़ेगी, उनकी डिमांड होगी, हम वैसे-वैसे वहाँ सारी चीज़ों को लाने की कोशिश करेंगे। अभी हमने अल्ट्रासाउंड भी लगाया है, हम एक्स-रे भी लगाएँगे, लैप्रोस्कोपी की भी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है? हम धीरे-धीरे इसको अपग्रेड करेंगे, और सारी जो सिस्टम है ना, स्किन के डॉक्टर हो गए, आई के हो गए, पीडिया के हो गए, हम धीरे-धीरे बैठाएँगे। लेकिन ये होता है कि आदमी का आय और व्यय के हिसाब से हमें अपने आप को देखना ही पड़ता है कि जी जनता की बिल्कुल। डिमांड क्या है बेसिक। यहाँ बेसिक पेशेंट क्या है? पेशेंट का माइग्रेशन कहाँ पे है, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं? मुरादाबाद एक नज़दीक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, तो बिरारी के लोग का एक रहता है कि भाई सीधे ट्रांसपोर्ट भी अच्छा है, तो जनता माइग्रेट हो जाती है। लेकिन जब हम उनको अच्छी सुविधाएँ यहाँ पे देंगे और उनके बीच में जाएँगे, उनकी केयर करेंगे, जी जी फिर हमारे बीच रुकेंगे, फिर हम इस चीज़ को और आगे बढ़ेंगे। फ्यूचर में सर आपसे काफ़ी समय हुआ है, आपने अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो ये थे मेरे साथ चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े एक प्रसिद्ध हस्ती श्रीमान डॉक्टर जितेंद्र कुमार सरोज जी हमारे कार्यक्रम में आए। इन्होंने चिकित्सा से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन हमने सर से पूछे और उसका निदान भी हमें दिया। बहुत सारे लेवल पर हमने क्वेश्चन पुट अप किए और सर ने अपनी सारी चीज़ें बड़ी सहजता के साथ में बताया। हम ऐसे आगे भी नए-नए अलग-अलग क्षेत्र की हस्तियों से मिलेंगे, जुड़ते रहेंगे, करते रहेंगे संवाद। तो देखते रहिए आप वही